Hey everyone, welcome to Astounding Engineers YouTube channel. In this video, I am going to do the discussions about the cutoff of JPSC AE Urban Development exam which was held recently in the month of April. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर था जो एक बिग रोल प्ले कर सकता है इन कट ऑफ। फर्स्ट फैक्टर अनसर्टेनिटी इन द एग्ज़ाम डेट। जो एग्ज़ाम डेट इनिशियली दिया था वो 23 से दिया हुआ था, अराउंड 23 मार्च से दिया होता, वो फिर पोस्टपोन्ड होकर 9 to 11 अप्रैल दे दिया था। इसमें भी कोरोना वायरस की बढ़ते संख्या की वजह से ये भी कंफर्म डेट नहीं था, इसलिए स्टूडेंट ने उतनी अच्छा से प्रिपरेशन जारी नहीं रखा था। तो ये एक बिग फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है लेस टाइम अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन। जो टाइम था वो बहुत कम था प्रिपरेशन के लिए, तो ये भी एक बिग फैक्टर बन सकता है इन कट ऑफ मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुआ था वो बहुत कम था, 2200 के अराउंड ही था। ठीक है, तो ये भी एक बिग फैक्टर है इन कट ऑफ डिसीजन। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर एसएससी जेईई 2019 मेंस एग्जाम। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट एसएससी जेईई 2019 मेंस में अपेयर हुए होंगे उसका जो कन्वेंशनल पेपर में दूसरे कैंडिडेट के ओवर एज मिलता है। क्योंकि जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था वो 23 मार्च को हुआ था, आई थिंक 21 मार्च को हुआ था। जो भी कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए होंगे उनका टच काफ़ी अच्छा होगा कन्वेंशनल पेपर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 200 कैंडिडेट रांची में थे जिसने कन्वेंशनल पेपर दिया था एसएससी जेईई मेंस का। आउट ऑफ दिस ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 8/2018 अर्बन डेवलपमेंट एई वाला फॉर्म भर रखा होगा। ठीक है, तो इतना मैं मान रहा हूँ। नेक्स्ट फैक्टर ये था कि लेवल ऑफ क्वेश्चन वेरी इजी टू मॉडरेट था, तो ये भी एक बिग रोल प्ले करता है इन कट ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फैक्टर ये था कि वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज इन टच ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट। मतलब जो भी कैंडिडेट थे बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्ज़ाम डेट, मतलब जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो सारे को टच होगा अच्छा ही, लेकिन जो कन्वेंशनल पेपर था उसमें टच बहुतों का अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक बिग फैक्टर प्ले कर सकता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्क्स कितना आ सकता था पांचों पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर का। तो इंग्लिश एंड जीके पेपर में टोटल मार्क्स 200 का था। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर का लेवल ऐसा था, इंग्लिश का काफ़ी इजी था, उसमें ऑन एन एवरेज कैंडिडेट 40+ स्कोर कर सकता था, 40+ क्वेश्चन कर सकता था। तो उसमें ऑन एन एवरेज 40+ क्वेश्चन किया जा सकता था। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि एवरेज ऑब्टेनेबल मार्क्स था 110 to 130 था। पेपर 1 का बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें पेपर का लेवल ऐसा था कि 75 to 80 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका प्रिपरेशन लेवल अच्छा था उसने आराम से इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो इसमें मान रहा हूँ कि ऑब्टेनेबल मार्क्स था 150 to 160 मार्क्स। पेपर 2 में बात कर लेते हैं, तो पेपर 2 का लेवल ऐसा था कि इसमें भी 70+ स्कोर किया जा सकता था, जिसका प्रिपरेशन लेवल अच्छा था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर 2 में ऐसा था कि थियोरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, लाइक WRE और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो थियोरी क्वेश्चन में होता ही है, जो कैंडिडेट टच में था उसने सारा स्कोर कर दिया होगा, जो टच में नहीं था उसका गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज कैंडिडेट जिसका प्रिपरेशन लेवल अच्छा था वो स्कोर कर सकता है 140 to 160 मार्क्स। नाउ टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल पेपर 1 का बात कर लेते हैं, तो 200 का था फुल मार्क्स, और इसमें मैं मान रहा हूँ कि पेपर का लेवल ऐसा था जिसमें 110 to 140 मार्क्स स्कोर किया जा सकता था। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल का नंबर था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू पेपर 2। तो इसमें मान रहा हूँ कि एवरेज
ऑन एन एवरेज 120 मार्क्स स्कोर किया जा सकता था। क्योंकि इसमें थियोरी भी ज़्यादा था तो थियोरी में फुल मार्क्स मिलता नहीं है, तो ऑन एन एवरेज में मान रहा हूँ कि 120 मार्क्स स्कोर किया जा सकता था इसमें। पेपर 2 का बात कर लेते हैं, तो ये भी फुल मार्क्स 200 का था और इसमें भी एवरेज 100 to 130 मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें थियोरी क्वेश्चन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पेपर 1। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 110 स्कोर किया जा सकता था इफ़ ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड। जितना भी क्वेश्चन अलॉटेड था, यानी 5 क्वेश्चन में 5 सॉल्व किया होगा जिसने, उसको मार्क्स 140 अराउंड मिल सकता था। लेकिन मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि 140 में कम करके जो एग्जामिनर होता है वो मार्क्स देता है, तो एज्यूम कर रहा हूँ कि एवरेज 110 स्कोर किया जा सकता था इसमें। अब टोटल मार्क्स देख लेते हैं, ये आ रहा है 600 to 650 ऑन एन एवरेज। ओके, अब हम लोग बात कर लेते कि सीट कितना था, क्योंकि कट ऑफ डिसीजन में एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो सीट यहाँ पे टोटल 48 था और इंटरव्यू कॉल के लिए 2.5 जनरली बुलाता है पीएससी में, तो 2.5 से इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहा है 120, मतलब टॉप 120 को इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं एक स्लैब बनाया हूँ और सेफ स्कोर बनाया हूँ सभी कैटेगरी के लिए कि इतना यदि आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो फॉर इंटरव्यू कॉल। तो अनरिजर्व्ड के लिए सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ कि 630 यदि आ रहा है तो वो सेफ स्कोर हो सकता है, और BC1 BC2 के लिए 610 प्लस आ रहा है तो सेफ स्कोर हो सकता है, एंड SC के लिए 580 एंड फॉर ST 570। अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये बहुत कम नंबर है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कम नंबर नहीं है। आपने टेलीग्राम में देखा होगा कि सबने बता रहे 92 प्लस 95 प्लस सही है ऑब्जेक्टिव में, तो ये मैं बता दूं आप लोग को, दे आर फेकिंग, मतलब वो फेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी नहीं है कि ऑन एन एवरेज कैंडिडेट का इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो जाए। कुछ एक्सेप्शन होंगे जिनका 90 प्लस दोनों पेपर में सही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो टॉप 120 कैंडिडेट का देखें हम लोग तो इतना मार्क्स सेफ स्कोर हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।